अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एमसीक्यू शुरू करने हैं जो हमारे रिमेनिंग रहते थे। इसमें सबसे पहले है वी शुड डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम। हम लोग डेप्रिसिएशन जो है वो किस में से माइनस करते हैं। अब डेप्रिसिएशन माइनस करने की बात हो रही है तो जो सा एसेड हमारा ख़राब हुआ होगा उस एसेड को ऑब्वियसली उस एसेड की वैल्यू गिरेगी, तो उस एसेड में से हम जो डेप्रिसिएशन को जो है वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल, कैश, फिक्स एसेट, लाइबिलिटी। तो आपको पता है कि एसेड में फिक्स एसेट की हमेशा जो है वो डेप्रिसिएशन होती है, इसलिए हमारा यहाँ पे फिक्स एसेट में से अमाउंट माइनस करना ही कहलाता है। डेप्रिसिएशन के अमाउंट को लेस किया जाता है इसमें से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा फिक्स्ड एसेट। उसके बाद है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट की अगर उसमें वैल्यू में कमी आती है तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अमोर्टाइजेशन। ये चीज़ हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि अगर इनटेंजिबल एसेट की अगर जो है वो कमी आती है एसेट में, तो उसमें इनटेंजिबल एसेट में कमी आती है तो वो अमोर्टाइजेशन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ वर्किंग इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू उसका आंसर ठीक है। स्क्रैप वैल्यू से मुराद क्या होता है कि जब भी हम एसेट की जब वर्किंग लाइफ ख़त्म हो जाती है तो हम उसको जिस वैल्यू पे बेचते हैं वो स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। उर्दू में हम इसको कहेंगे कि ये यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कबाड़िए को हम बेच देते हैं, ठीक है ना, रद्दी के दामों, तो वो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। तो ओरिजिनल कॉस्ट की जब वर्किंग लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उसको स्क्रैप वैल्यू पे बेचा जाता है। इसका आंसर सी ठीक होगा। ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग द एसेट टू द साइट। कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं कैरिंग और इंस्टॉलेशन के। तो आपको पता है कि कॉस्ट जो होती है जिसमें लागत लगती है वो सारी चीज़ें हमारे पास कॉस्ट प्राइस में आती हैं। अगर उसको लेके जा रहे हैं, लेके जाना मतलब कि अगर हम मार्केट से उसको अपने बिज़नेस में लेकर आए हैं तो उस दौरान कैरिंग हो रहा है। कैरिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो उसका ख़र्चा भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस में इन्वॉल्व होगा। अगर हमने इसको फिक्स करवाया है, किसी जगह पे लगवाया है, तो उसकी जितनी भी मजदूरी बनी होगी लगवाने की वो भी एसेट की जो है वो प्राइजेज में सेट किया जाता है। तो जिस जगह पे, साइट का मतलब होता है जिस जगह पे लगाना, तो जिस भी जगह पे लगाया जाएगा उसकी भी प्राइजेस में इन्वॉल्व होगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट कहलाएगी वो, कि एक एसेट को जो है वो बनाने में कितना पैसा लगा। उसके बाद है द पीरियड ड्यूरिंग विच द एसेट विल हेल्प इन द अर्निंग इनकम इन द बिजनेस। यानी जिस एसेट को जिनके जो एसेट हमारे पास अर्निंग को हमारी बढ़ा रहा है बिजनेस की, वो क्या कहलाएगा। मतलब कि इसका मतलब ये है, आसान लफ्ज़ में इसको समझाती हूँ कि अगर कोई एसेट हम ख़रीदते हैं, एसेट ख़रीदने के बाद हम उससे मदद लेते हैं अपनी इनकम को अर्न करने का। ठीक है। इनकम जो है वो किस तरह से हम कमाते हैं, तो वो वर्किंग लाइफ है, वो उसकी कहलाएगी। कंज्यूम लाइफ का मतलब होता है उसको इस्तेमाल करना। एक्सपायर्ड लाइफ उसका ख़त्म हो जाना। एग्जॉस्टेड मतलब मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो जाना, ओवरऑल नज़र ही ना आना। एक्सपायर्ड का मतलब होगा कि थोड़ी बहुत अभी यानी कि बाकी है, लेकिन एग्जॉस्टेड का मतलब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाना, या वर्किंग लाइफ। तो आपको पता है कि हमारे पास एसेट वर्किंग लाइफ में ही अर्निंग करता है, इसलिए इसका वर्किंग लाइफ का आंसर ठीक होगा। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट अमोर्टाइजेशन कहलाती है। साफ ज़ाहिर है, पीछे भी हम चीज़ पढ़ के आ गए हैं कि अगर ये सारे हमारे पास इंटेंजिबल एसेट हैं तो वो अमोर्टाइजेशन कहलाएगा। यहाँ भी हमारे पास इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है तो ये भी अमोर्टाइजेशन कहलाएगा। तो ये सेम आंसर होंगे इनके। उसके बाद है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द माइंस एंड क्यूरीज etc is the term as depreciation, construction, मोटराइजेशन, डिप्लेशन। तो ये इसका आंसर डिप्लेशन है। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि अगर चीज़ की मकदार में ही कमी आ जाती है तो वो हमारे पास डिप्लेशन कहलाती है। द टर्म डेप्रिसिएशन इज़ यूज द रेफरेंस टू टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, फिक्स करंट एसेट या फिक्स एसेट। तो आपको पता है टेंजिबल एसेट जो हैं वो डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन की टर्म ही वही चीज़ है कि फिक्स्ड या टेंजिबल एसेट में कमी आ जाना। वैसे इसका आंसर फिक्स्ड भी ठीक होगा, टेंजिबल भी ठीक है, फिक्स्ड भी ठीक है।
ठीक है, क्योंकि इन्हीं एसेट्स पे जो है वो कमी होती है। उसके बाद है द चेंज इन द शेप ऑफ एन एसेट। एसिड की अगर शेप में तब्दीली आ जाती है या ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से मुराद होता है रगड़ खाने से, मूवमेंट, चीज़ को इधर से उधर लेके जाने का, या इज़ नोन एज, यानी कि चीज़ को इस्तेमाल करने से उसकी शेप ख़राब हुई है, फ्रिक्शन आई लगी है उसको, या जगह से किस जगह से ख़राब हो गई है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब होता है कि चीज़ को इस्तेमाल करने से उसमें ख़राबी आ जाना। तो ये सारा कुछ जो है वो चीज़ के इस्तेमाल करने की वजह से ही तो होता है, तो इसका वेयर एंड टेयर आंसर ठीक होगा। उसके बाद है हमारे पास द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट द शेयर पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ अगर किसी चीज़ में कमी आ जाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटरनल डेप्रिसिएशन, एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर एंड डिप्लेशन। तो आपको पता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब किसी एसेट में तब्दीली आती है तो वो एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन कहलाती है। इफ़ द लॉसेस of an asset of depreciation is not considered at the end of the year, profit will be less, more, no change, A and B। मतलब कि अगर डेप्रिसिएशन से हमें लॉस हो रहा है, हम उसको नहीं लिख रहे एट द एंड, यानी कि हमने चीज़ एक नुकसान हुआ है, हमने उस नुकसान को माइनस नहीं किया, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मोर इसका आंसर ठीक होगा। डेप्रिसिएशन अराइजेज बिकॉज ऑफ fall in the market value of an asset, fall in the value of money, physical wear and tear and increase in the value of money। तो डेप्रिसिएशन क्यों होती है, फिजिकली वेयर एंड टेयर होने से। मार्केट वगैरह जो है वो वैल्यू का गेज है तो वो डेप्रिसिएशन नहीं कहलाएगी। चीज़ की अगर फिजिकल वेयर एंड टेयर हुई है तो वो हमारे पास डेप्रिसिएशन कहलाएगी। नेक्स्ट है ड्यू टू fluctuation in the market price, the value of an asset may be increase, may fall, A and B may change not। अब यहाँ पे बात हो रही है कि फ्लक्चुएशन आ जाती है तो यहाँ तो प्राइजेस ज़्यादा हो जाती हैं, यहाँ प्राइजेस कम होती हैं, तो मे इंक्रीज मे फॉल दोनों हैं, तो A and B इसका आंसर ठीक होगा। विच वन इज द फॉलोइंग एसेट इज़ टू बी अप्रिशिएटेड इन वैल्यू, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। इनमें से कौन सा एसेट है जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। फर्नीचर यूज़ करेंगे वो भी टूटेगा, डेप्रिसिएशन होगी, बिल्डिंग की भी डेप्रिसिएशन होगी, मशीनरी की भी होगी। वाहद एक लैंड है जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, ये हमेशा अप्रिशिएट होती है। किस हवाले से, मिसाल के तौर पे अगर एक बंजर ज़मीन है उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर वही ज़मीन इस्तेमाल में आ जाए, वहाँ पे स्कूल बन जाए, वहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल बन जाए, वहाँ पे जो है वो मेन जो है वो रोड्स बन जाएं, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो वाहद एक ऐसा एसेट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं तो वो अप्रिशिएट होता है, तो वो क्या है, वो लैंड है। उसके बाद है द मेथड इन विच द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट इज़ इक्वल इन ईच ईयर। हर साल जिसमें एक ही डेप्रिसिएशन रहती है वो हमारे पास कौन सा मेथड कहलाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ठीक है। ये जब हम क्वेश्चन करते थे तो हमने दो तरह से किए थे। एक इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिटेल आती थी कि हम लोगों ने परचेजिंग प्राइस के ऊपर वैल्यू काउंट करनी है और हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती थी। लेकिन एक हमारे पास ऐसा मेथड था जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज होती रहती थी। तो जिसमें डेप्रिसिएशन चेंज होती थी वो हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था या रिड्यूसिंग था, और जिसमें फिक्स रहता है, इक्वल रहता है हर ईयर, वो हमारे पास कहलाएगा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अंडर द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एनुअल डेप्रिसिएशन कैन बी असरटेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। अब किस फार्मूले के साथ हम जो है वो करते रहे हैं, तो एसेट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, कॉस्ट जितनी यानी कि जितने की कीमत है उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करते रहे हैं, और एस्टिमेटेड लाइफ यानी जितनी उसकी ज़िंदगी बताई गई है उसके मुताबिक जो है वो उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के मुताबिक आंसर आ जाता है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू इज़ ऑल्सो नोन एज, स्क्रैप वैल्यू को इसके अलावा क्या कहा जाएगा, ब्रेकअप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या नन ऑफ दीज। तो ब्रेक एंड वैल्यू दोनों वैल्यूज़ का इसमें नाम आएगा, ब्रेकअप वैल्यू भी आएगा और रेजिडुअल वैल्यू भी आएगा, इसलिए ए एंड बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है। In the fixed installment method, the depreciation is calculated on, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे डेप्रिसिएशन
किस वैल्यू पे काउंट होती है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे होती रही है। यानी जो परचेज वैल्यू है, जितने की चीज़ हमने ख़रीदी होगी उसी पे हम लोगों ने काउंट करना है। तो ये हमारे पास बी वाला आंसर ठीक है। कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट 45,000, स्क्रैप वैल्यू 30,000, यूजफुल लाइफ 7 year, देन द एनुअल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करनी है। ये कैसे होगा, हमने हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट है 45,000, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक दफ़ा जी। तो बच्चों हमने क्या करना है, कॉस्ट हमें दे दी हुई है कितनी, 45,000, ठीक है। तो 45,000 हमारे पास कॉस्ट है और स्क्रैप वैल्यू हमारी 3,000 है। तो हमने क्या करना है, 45,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारे पास आ गई 3,000, एस्टिमेटेड लाइफ है इसकी 7 year, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको 7, तो हमारे पास 6,000 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया, मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दिया ताकि आपको क्लियरली चीज़ की समझ आ जाए। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन एवरी ईयर, कॉन्स्टेंट इन एवरी ईयर, इंक्रीज इन एवरी ईयर, ए एंड बी। स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल कांस्टेंट यानी कि सीधी सही एक जैसी रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वाला आंसर ठीक होगा कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन होती है। हमने जो है जितनी आज हमसे यूज़ किए हैं जो आप लोगों ने यहाँ तक ही रखनी है, ठीक है। कल जो हमारे पास इंशाल्लाह रिमेनिंग रह गई हैं हम वो कंप्लीट कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।